ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट वीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। किसी देश की महानता उसकी सीमाओं के विस्तार पर नहीं बल्कि उसके अंदर बसने वालों के चरित्र पर निर्भर होती है। ये किसने कहा है? कॉल वेयर ने कहा है। नस्लवाद की जटिल जटिल परतें। या आप देखिए, नस्लवाद हमारे औपनिवेशिक अतीत का एक ऐसा आईना है जिसमें गुलामी और औपनिवेशवाद की विरासत आज भी मानव समाज को गहरे तक प्रभावित कर रही है। यह विरासत नस्लीय, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमारे जीवन में साझा हो रही है। गुलामी औपनिवेशवाद ने पीढ़ियों से नस्लीय विरासत, परंपराओं और संस्कृति मूल्यों और पहचान को धुंधला किया है। आश्रित, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ने दास्ता और गुलामी को नए नए रूपों में तर्कसंगत बना रखा है। अध्येता पश्चिमी प्रथाओं के समानांतर भारत की अनूठी सांस्कृतिक पहचान फीकी पड़ने का खतरा बता रहे हैं। सदियों से विकसित हुई परंपराएं क्षणभंगुर आधुनिक रुझानों के लिए दरकिनार की जा रही हैं। भारत में आज भी अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है और इससे उन तमाम भारतीयों को परेशानी हो रही है जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। प्रकारांतर से यह एक विचित्र तरह की अल्प संख्यकवाद है। पिछले 500 वर्षों में नस्लवाद के कई रूप परिलक्षित होते रहे। अहम सवाल है कि नस्लवाद की विचारधारा इतने लंबे समय तक क्यों चली आ रही है, जबकि हम जानते हैं कि एक ही मानव जाति है। और इस प्रश्न के उत्तर में इतिहास के विभिन्न समयों और विभिन्न भौगोलिक स्थानों में नस्ल, राष्ट्रवाद और धर्म के बीच घनिष्ठ संबंधों को समझना आवश्यक है। और अगर हमें नस्लवाद के सार और शक्ति को समझना है तो राष्ट्र और धर्म के साथ गहरे संबंधों को भी समझना होगा। उपनिवेशवाद मानव इतिहास का भयावह अध्याय है। दास व्यापार का अपराध और उसका प्रभाव आज भी अनसुलझा पड़ा है। इतिहास को मिटाना, आख्यानों को बदल कर लिखना, दास्ता के आंतरिक नुकसान को खारिज करना विश्व मानवता के साथ धोखा है। शोषित दास्ता से प्राप्त लाभ और व्यापार को आधार देने वाली नस्लवादी विचारधारा अब भी दुनिया का पीछा कर रही है। 4 शताब्दियों से अधिक समय से करोड़ों लोग इसका गहरा दंश झेल रहे हैं। महासागरों की क्रूर यात्राएं प्रभावित लोगों के जीवन से खेल रही हैं। परिवार बिखर रहे हैं, कई समुदाय पूरे के पूरे नष्ट होते जा रहे हैं। उन समुदायों को मानव पीढ़ियों की गुलामी में डाल दिया गया। लालच बस नस्लवादी विचारधाराओं के रहते हालात को बदलना कठिन हो रहा है। भारत में आप देखिए, दलित विरोधी नस्लवाद गंभीर सामाजिक समस्या है और जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था आज भी जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर है। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भेदभाव तथा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दलितों को अक्सर गांव के अलग अलग हिस्सों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। उच्च जाति के लोगों के साथ घुलने मिलने या सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने और एक ही कुएं से पानी या फिर एक ही दुकान से एक साथ चाय पीने की मनाही होती है। और अक्सर कक्षाओं में दलित छात्रों को पीछे बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। और आज भी आप देखते हैं इस तरह की खबरें आती रहती है ना, कि दूल्हे को आप देखते हैं कि घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, मूछ रखने पर आप देखते हैं मार पिटाई कर दी। दलितों को निम्न स्तरीय काम करने के लिए मजबूर किया जाता है कि ये इनका काम है, यही करेंगे। और आप देखिए, उन्हें समान काम के लिए कम वेतन दिया जाता है। उन्हें भूमि का स्वामित्व रखने या व्यवसाय शुरू करने से भी वंचित किया जाता है। उनके खिलाफ हिंसा, अत्याचार के मामले आते हैं और जिन्हें बलात्कार, हत्या और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। पुलिस अक्सर आप देखिए दलितों की शिकायतों को दर्ज करने या उन पर कार्रवाई करने से कतराती है। एक बात आप लोग सोच के देखिए, महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव होता रहता है। पिछड़ों, दलितों के साथ आप देखते हैं कि भेदभाव की घटनाएं आती रहती हैं। 1947 के पहले जाइए, जब हमारे पास ना तो स्वतंत्र न्यायपालिका थी, ना स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था थी, ना हमारे पास स्वतंत्रता थी, ना स्वतंत्र सरकार थी हमारी, तब क्या हाल होता होगा। दलित विरोधी नस्लवाद की जड़ें जाति व्यवस्था में है और जो लोगों को जन्म के आधार पर विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजित करती है। यद्यपि भारत के संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर रखा है। जमीनी स्तर पर दलित विरोधी नस्लवाद अभी भी व्यापक है। 1807 में ब्रिटेन में दास व्यापार उन्मूलन अधिनियम पारित होने के कुछ साल बाद हैती पहला गुलामी मुक्त गणराज्य बना था, लेकिन गुलामी समाप्त होने के बाद भी इसके पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल दिया गया। कई मामलों में पहले गुलाम बनाए गए लोगों को अपनी आज़ादी के लिए कीमत अदा करनी पड़ी और अब गुलामी और उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत पर नए सिरे से चिंतन का वक्त है। मुक्ति के लिए
अब प्रभावित देशों की सरकारें, व्यवसायों, नागरिक समाजों को नक्सलवाद और भेदभाव के खिलाफ मानवाधिकार के दायित्वों का पालन करते हुए साझा निर्णायक कदम उठाने होंगे। अतीत की गलतियों से निपटते हुए सभी के लिए सम्मान और न्याय का भविष्य बनाने की दिशा में वैश्विक पहलकदमी करनी होगी। भारत में आप देखते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद की विरासत में नस्लवाद, भेदभाव, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, सामाजिक बुनियादी ढांचे का खराब होना शामिल है। उपनिवेशवाद अपने फायदे के लिए उपनिवेशों की आबादी को दुनिया भर में ले गए और आप देखिए उपनिवेशवाद के दौरान उपनिवेशों में जाति आधारित पदानुक्रम बनाया गया। उपनिवेशवाद के दौरान उपनिवेशों में धार्मिक हिंसा भी हुई। उपनिवेशवादियों ने भारत के धन और संसाधनों का शोषण किया। उपनिवेशवादियों ने भारतीयों को कम वेतन दिया और श्वेत सैनिकों से अलग रखा। उपनिवेशवादियों ने भारतीयों का इस्तेमाल अपने साम्राज्य के बाकी आप देखते हैं कि बाकी हिस्सों में किया। उपनिवेशवाद के दौरान भारत में आर्थिक असमानता, गरीबी बढ़ी। भारतीय समाज का बुनियादी आप देखते हैं क्या बुनियादी ढांचा खराब हो गया और पर्यावरण को आप देखते हैं कि को भी क्षति हुई। उपनिवेशवाद के दौरान आप देखेंगे भारत में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक न्याय तक पहुंच असमान रही। राजनीतिक स्वतंत्रता उपनिवेशवाद के उन्मूलन के प्रयासों का मतलब उपनिवेशवाद की बुराई का अंत नहीं है। स्वतंत्रता के साथ जिस विकास की उम्मीद की गई थी वह कई पूर्व उपनिवेशिक देशों के लिए साकार नहीं हुआ। पर्यावरण आपदा, आर्थिक पिछड़ापन, नस्लीय भेदभाव, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक न्याय तक असमान पहुंच के रूप में प्रकट खराब सामाजिक बुनियादी ढांचा उपनिवेशवाद के प्रभाव से मुक्त करने की आज भी विश्व समाज को प्राथमिक जरूरत है। ऐतिहासिक और वर्तमान दोनों ही दृष्टि से उपनिवेशवाद ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति घृणा और आप देखते हैं कि उससे जुड़े असहिष्णुता को जन्म दिया है। दरअसल नस्लवाद ने लोगों को अमानवीय बना दिया, हिंसा को उचित ठहराया और आप देखते हैं जो उपनिवेशवाद युग का एक नियमित हिस्सा बन गया और गुलामी जैसे कि हमने देखा विशेष रूप से हिंसक थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया, नपुंसक बना दिया गया था और गोरे लोगों के मनोरंजन के लिए प्रताड़ित किया जाता था। किसी भी तनाव के दौर में गैर दास समाजों में भड़की हिंसा के बारे में कम ही लोग जानते हैं और इन वर्षों में उपनिवेशों में कई विद्रोह हुए, कानून के बाहर सजाएं दी गई। औपनिवेशिक समाजों को आतंक के जरिए नियंत्रित किया जाता था और यह आप देखते हैं यह 20वीं सदी तक जारी रहा। 1950 के दशक में हिंसा के सबूतों को ब्रिटिश सरकार की शर्मिंदगी से बचने के लिए दबाना पड़ा। यह आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश त्रिपाठी के द्वारा। डिजिटल भंवर के दायरे, वो आप देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि तकनीक ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया, लेकिन इसने हमें वास्तविकता से कितना दूर कर दिया अब यह अपने आसपास भी महसूस किया जाने लगा है और इस पर सोचने की जरूरत है। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। जमीन पर इसका असर इस रूप में भी सामने आ रहा है कि आजकल जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसे कैमरे में कैद करने की होड़ सी मची रहती है। चाहे वह कोई खूबसूरत दृश्य हो, कोई खास लम्हा हो या फिर कोई भावनात्मक क्षण, हम उसे पूरी तरह महसूस करने से पहले ही अपने मोबाइल फोन या कैमरे में संजोए रखे जाते हैं और यह किस हद तक सही है गलत है इसकी कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कैमरे में कैद की जाने वाली तस्वीरें सिर्फ दृश्य को सहेज पाती हैं, अनुभव को नहीं। कभी कभी लगता है कि यह दुनिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, रिश्ते, भावनाएं, संवाद सब कुछ डिजिटल मंचों पर सिमट कर रह गया है। हम ऑनलाइन लोगों से जुड़ने में इतने व्यस्त हो गए कि हमारे आसपास जो लोग वास्तव में हमारे साथ हैं उनकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगे हैं। एक समय था जब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर बातें किया करते थे, हंसी ठिठोली होती थी और किस्से कहानियां सुनी और सुनाई जाती थी, लेकिन अब सुबह उठने से लेकर रात तक हमारी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर ही टिकी रहती हैं। और आप देखिए बदलते दौर के साथ रिश्तों की परिभाषा भी बदल गई। पहले जहां परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते थे, वहां अब मोबाइल और टैबलेट ने उनकी जगह ले ली। दादा दादी, नाना नानी की कहानियां जिसमें जीवन के गहरे अनुभव और नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, अब वह रुचि खत्म हो गई और लोगों की नज़र मोबाइल के ऐप और संक्षिप्त वीडियो में सिमट गई। आप देखिए जब दादा दादी, नाना नानी जो कहानियां सुनाते थे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था और बच्चे अब पबजी, टेम्पल रन, फ्री फायर जैसे ऑनलाइन खेलों में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें असली दुनिया की कहानियां, परिवार की गर्मजोशी, इंसानी जज्बातों की पहचान ही नहीं रही। मगर बात सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। आज की युवा भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पल कम और ऑनलाइन टिप्पणियां और उस पर प्रतिक्रियाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण
एक तरह से लगती हैं। किसी समारोह में जाने के बाद हमें यह कम याद रहता है कि हमने वहाँ क्या महसूस किया, किन लोगों से मिले, किससे बात की, लेकिन हमें यह जरूर याद रहता है कि हमने कितनी अच्छी तस्वीरें कैमरे में उतारी हैं और सोशल मीडिया पर उस पर पसंदगी के कितने चटके मिले, यानी कि लाइक की बात हो रही, कमेंट की बात हो रही है। और आप देखिए आजकल तो लोगों की खुशी तय कर रही है उनके लाइक कमेंट, वो 50 बार देखते हैं किसने लाइक किया किसने नहीं किया। यह सचमुच चिंताजनक है कि धीरे धीरे हम संवेदनाओं को खोते जा रहे हैं। अगर कोई पास बैठा हो और उदास हो तो हम उसे देखने के बजाय यह सोचते हैं कि उसकी उदासी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी है या नहीं। असल में ऑनलाइन दुनिया ने हमें इतना आत्मकेंद्रित बना दिया कि हम अपने आसपास के लोगों के दर्द, उनकी खुशियां, जरूरतों से बिखरे बेखबर होते जा रहे हैं। जमीनी या वास्तविक रिश्तों की चमक कम होती जा रही है। एक समय था जब रिश्ते भावनाओं के धागे से जुड़े होते थे, अब वे इंटरनेट की रफ्तार और नेटवर्क पर निर्भर हो गए। पहले दोस्त एक दूसरे से मिलते थे और घंटों बात करते थे, एक दूसरे की परेशानियों में साथ खड़े रहते थे। अब व्हाट्सएप पर तू ठीक है तो है लिखकर भेज देना ही दोस्ती निभाने का सबूत बन गया है। पहले लोग अपने दुख सुख, दुख दर्द, अपनी खुशियां अपनों के साथ बांटते थे, अब वे इंस्टाग्राम पर लिख देते हैं कि उम्मीद करते हैं कि उनके ऑनलाइन मित्र उनकी भावनाओं को समझेंगे। और इस डिजिटल युग में हम धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। हम बस ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तविकता में इमोशनली अनअवेलेबल, यानी भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। आप देखते हैं, कहते हैं ना, फेसबुक पर लाखों फ्रेंड हैं आपके, और आपके पास ऐसा इंसान नहीं है कि आपको समझ पाए या आपको समझा पाए, आपकी बातों को समझे। मैं कहता हूँ एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन में जो लोग जूझ रहे हैं उनके पास हकीकत में कोई अपना ऐसा नहीं है जिससे वो अपने मन की बात कह पाए, उन्हें कोई समझ पाए, वरना एंजाइटी अवसाद हो ही नहीं सकता है। सोशल मीडिया के आभासी रिश्तों ने हमारे असली रिश्तों की गर्मजोशी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। पहले जब कोई रिश्तेदार घर आता था तो हम उसे सम्मानपूर्वक बैठाते थे और उनसे बातें करते थे। आज के दौर में कोई आता है तो सबसे पहले वाईफाई पासवर्ड पूछा जाता है। और आप देखिए, हमें यह भी समझना होगा कि हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इस डिजिटल भंवर में धकेल रहे हैं। बचपन में जो प्रेम, अपनापन और साथ की अहमियत हम महसूस करते थे, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यह देखकर डर लगता है कि आने वाली पीढ़ी संवेदनशीलता के बिना ही बड़ी हो रही है। रिश्ते निभाने के लिए अब समय और भावनाओं की जगह सिर्फ आभासी शब्द और इमोजी रह गए हैं। और आप देखिए, समय रहते अगर हमने खुद को नहीं बदला तो आने वाले समय में इंसान संवेदनाओं से पूरी तरह दूर हो जाएगा। हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ एक माध्यम है, जीवन नहीं। असली खुशी तस्वीरों में नहीं बल्कि उन लम्हों को महसूस करने में है। किसी जगह पर जाकर फोटो खींचने से ज़्यादा जरूरी है उस जगह की हवा को महसूस किया जाए। डिजिटल संसार में रिश्ते शुरू हो सकते हैं, लेकिन संवेदनाएं ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं। संवेदनाओं को महसूस करने और सजोने और उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए असली दुनिया में रहना जरूरी है। लेकिन कभी कभी फोन को थोड़ा दूर रखकर अपनों के साथ समय बिताना जरूरी है, वरना वह दिन दूर नहीं जब हमारी यादें सिर्फ स्मार्टफोन के किसी कोने में तो होंगी, लेकिन हमारे दिल में नहीं होंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? ये आतंक का दायरा जो जम्मू कश्मीर में, आप देखिए पर्यटकों पर हमला किया गया ना, उसी की बात हो रही। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों। आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारी 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है भारत में अशांति फैलाने की। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकवादी संगठनों के हमले और उनकी सक्रियता में जिस कदर बढ़ोतरी देखी जा रही है, उससे यह चिंता स्वाभाविक है कि क्या यह समस्या एक बार फिर जटिल शक्ल अख्तियार कर रही है। इतना साफ है कि आतंकी रास्ते भारत में जो मकसद वो वे हासिल करना चाहते हैं उसका पूरा होना संभव नहीं है। लेकिन यह भी देखा जा सकता है कि उनके हमलों की रणनीति में जो बदलाव आया वह इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। और आए दिन वहां से अब आतंकी हमले, उनसे सुरक्षा बलों के मुठभेड़, कुछ आतंकियों का मारा जाने या फिर किसी जवान की शहादत की घटनाएं अक्सर सामने आने लगी हैं। और आप देखें, या बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बलों के शिविरों पर हमले करने के समानांतर लक्षित हमलों की रणनीति अपनाना शुरू कर दिया। अब इसी क्रम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे पीछे छिपी मंशा स्पष्ट दिखती है। जम्मू कश्मीर पर्यटन या अन्य कारणों से आने वालों के भीतर खौफ पैदा किया जा सके और एक तरह से आप देखते हैं कि यहाँ के लोगों को फायदा ना मिले, फिर लोगों को भड़का सकें एक तरह से। अब आप देखिए, यहाँ गोली चली, अब कौन जाएगा वहां घूमने? और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। चाहे राज्य की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को वहां रोजगार भी मिलता है।
कश्मीर में पहलगांव के बैसरन इलाके में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की और शुरू कर दी, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की खबर है। दरअसल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका जग जाहिर रही। माना जाता है रहा है कि इस वजह से आतंकवादी संगठन पर्यटन स्थलों का रुख करने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ताकि वहां पर्यटकों का आना जाना निर्बाध रहे। अगर देश दुनिया से वहां घूमने जाने वालों के भीतर डर बैठा तो वहां की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। लेकिन इस बार पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने न केवल बाहरी लोगों को डराने बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर हमला करने की कोशिश की। इसके अलावा जुलाई की शुरुआत में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और वहां जाने का रास्ता पहलगांव से होकर गुजरता है। ऐसे में आतंकियों के इस हमले को अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पर्यटकों पर गोली हाल के दिनों में सबसे गंभीर घटना मानी जा रही। जिसके पीछे मंशा न केवल सुरक्षा बलों सरकारों को चुनौती फेस करना है बल्कि बाहरी लोगों को डराना भी। इससे उन्हें अपना एक मकसद यह भी पूरा होने की उम्मीद है कि वे स्थानीय और बाहरी लोगों के भीतर खाई पैदा कर सके। मगर ऐसे आतंकी हमलों के बाद अब वहां की स्थानीय आबादी के बीच आतंकियों के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश देखा गया, कल आप देखते हैं कि हर किसी ने विरोध किया इन लोगों का, वह भविष्य के लिए एकदम उम्मीद जगाता है। पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय लगभग सभी दलों उनके नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है और आप देखते हैं कि आलोचना की है और इसे कायराना हरकत बताया। मगर हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का दौर रहा हो या फिर उसके बाद बड़ी जहोदजहद के बाद शुरू हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसके बाद चुनी हुई सरकार का गठन आतंकी वारदात पर काबू पाने की कोशिश नाकाम दिखती है। अगर सरकार की ओर से इस मसले पर ठोस और सुचिंतित कार्रवाई नहीं की गई तो इसके दूरगामी घातक नतीजे सामने आ सकते हैं। एक डर तो बैठ गया होगा पर्यटकों में, समझ रहे हैं आप। सोने की चमक, आजकल आप देखिए सोने आसमान छू रहा है और हमारे देश में सोना बड़ा प्रिय है महिलाओं के लिए। एक दिन पूर्व अभूतपूर्व उछाल के साथ सोने का भाव बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। जिस तरह इसकी कीमत लगातार तेजी का रुख बना हुआ है, उससे इसके इस स्तर पर पहुंचने का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। सोने की कीमत बढ़ने की कुछ वजह साफ है। अमेरिकी शुल्क नीति के कारण जिस तरह दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता का वातावरण है, उससे सोने की कीमत बढ़नी तय थी। दूसरी ओर बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती कर रखी है और जिससे आम लोगों को बैंकों में पैसे रखने की बजाय सोने में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद लगने लगा है और इस वजह से लोग सोना अधिक खरीदने लगे हैं। इसके अलावा डॉलर की कीमत कम होने से भी विदेशी निवेशकों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो गया है। फिर विभिन्न देशों में संघर्ष के चलते पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता के कारण कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने भारी मात्रा में सोना खरीद कर जमा करना शुरू कर दिया है। बीते कुछ समय से सोने की मांग न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बढ़ी है, मगर इसके बरकस सोने की खनन में कमी आई है। जब उत्पादन कम होता है और मांग बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए यह कारण नहीं है। पिछले 3.5 महीनों में ही सोने की कीमत में करीब 26% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोने की कीमत में बढ़ोतरी का रुख अभी बना रहेगा। यह 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। निस्संदेह इसमें निवेशकों को भी लाभ होगा, मगर आम लोग जो शादी विवाह के अवसर पर सोने की खरीद करते हैं उनके सामने कठिन स्थिति पैदा हो गई। इसके अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव नजर आएंगे। जिस तरह पिछले 2 वर्षों में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने का आंकड़ा हैरान करने वाली गति से बढ़ा, आय के अवसर लगातार सिकुड़ते गए, उसमें सोने की बढ़ती कीमत उन पर अतिरिक्त मार साबित होगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।